हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं हम एमएसएमई। तो बच्चों एमएसएमई के ऊपर हम ऑलरेडी 3 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें से पहली वीडियो तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई जो सेक्टर है वो क्या होता है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा दूसरी वीडियो में इसके जो मेरिट्स हैं, इसकी जो समस्याएं हैं, इसके जो महत्व है उन पर चर्चा करेंगे। और तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो प्रोग्राम हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 12 सूत्री कार्यक्रम हैं, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर का विकास हो सके। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है यूपीएससी, इसके अलावा स्टेट पीसीएस में बीपीएससी, यूपीपीसीएस, पीजीडी इकोनॉमिक्स, तमाम जगह ये कोर्सेज आपके लिए वीडियो काम आने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके स्टोर में आपको ये सारे के सारी तीनों पार्ट जो हैं वीडियो के वो मिल जाएंगे। और मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में आपको किस तरीके से आपको ये क्राइटेरिया क्या है, क्या सब कुछ है। देखिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, यहाँ पे 3 वर्ड हैं। सूक्ष्म यानी कि जो भी छोटे उद्योग उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। अब इसका जो आधार है, ये उसका आधार है निवेश स्तर। हालांकि बाद में इसको चेंज करके इसमें जो टर्नओवर है उसको भी शामिल कर दिया गया, यानी कि टर्नओवर और निवेश स्तर के आधार पर डिसाइड होता है कि कोई फर्म सूक्ष्म उद्यम है, लघु उद्यम है और मध्यम उद्यम है। तो बच्चों भारत में लगभग 6000 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और कुल मिलाकर जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 33% योगदान आप कह सकते हो एमएसएमई सेक्टर का है। और कुल निर्यात में इनका योगदान 48% से भी ज़्यादा है। तो भारत सरकार ने 2006 में एक अधिनियम पास किया था जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो एमएसएमई है उनको रीडिफाइन किया गया, एमएसएमई सेक्टर को रीडिफाइन किया गया, दोबारा से परिभाषित किया गया और उसके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग निवेश सीमा रख दी गई। इसके अलावा इसकी चर्चा से पूर्व हम ये भी समझ लेते हैं कि जो एमएसएमई है उससे पहले इनको और कई नामों से जाना जाता था, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सहायक उद्योग। तो क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, पहले वो समझ लेते हैं ताकि थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम सारा का सारा जो फोकस है वो हम इन्हीं उद्योगों पर करेंगे जो कि एमएसएमई कहलाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1949-50 में जो वित्त आयोग स्थापित हुआ था, उसने वित्त आयोग ने लघु एवं कुटीर उद्योग को डिफाइन करते हुए इन दोनों में मूलभूत अंतर बताया और ये बताया कि जो उत्पादन में बिजली का प्रयोग तो करते हैं परंतु श्रमिकों की संख्या 50 से कम है, यानी कि बिजली का प्रयोग हो रहा है और श्रमिक की संख्या 50 से कम है, या बिना बिजली के उत्पादन कर रहे हैं और श्रमिकों की संख्या 100 है। 2 क्राइटेरिया रखे, बिना बिजली के उत्पादन और 100 श्रमिक, बिजली के साथ उत्पादन और 50 श्रमिक। ऐसे श्रमिकों को लघु और कुटीर उद्योग लघु उद्योग माना गया और इसमें निवेश सीमा जो है वो 25 लाख रुपए कर दी गई। हालांकि 1966 में इसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए भी कर दिया गया। तो ये तो रहे लघु उद्योग। कुटीर उद्योग की बात करें तो कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। अब देखिए गांव में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मटका बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मोची, जो खुद का ही रोजगार कर रहे हैं, छोटे लेवल पे रोजगार कर रहे हैं, परिवारों के सदस्य मिलकर रोजगार कर रहे हैं। आमतौर पर ये बिजली का प्रयोग नहीं करते, वित्त का भी प्रबंधन स्वयं के फंड से करते हैं। तो इसके आधार पर ये कुटीर और लघु उद्योग डिसाइड किए गए और भारत में कई सारी वस्तुओं को लघु और कुटीर उद्योग के रिजर्व कर दिया ताकि यही वस्तु का उत्पादन कर सकें। बच्चों यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं लघु और कुटीर उद्योग को। महात्मा गांधी जी का भी विचार था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए लघु और कुटीर उद्योग का विकास अत्यधिक आवश्यक था। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखे गए भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत से ही लघु और कुटीर उद्योग के लिए अलग से वित्त का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे बच्चों हम आपको कुछ निवेश सीमा के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे लघु स्तर की निवेश सीमा बताई गई है और यहाँ पे सहायक उद्योग की भी निवेश सीमा बताई गई है, यानी कि 2 कैटेगरी बना दी गई, लघु उद्योग और सहायक उद्योग। लघु उद्योग में निवेश की सीमा 1975 में 10 लाख रुपए थी, जो कि सहायक उद्योग में 20 लाख थी। 1980 में 20 लाख रुपए थी ये सीमा लघु उद्योग के लिए और सहायक उद्योग के लिए 25 लाख कर दी गई। 35 लाख रुपए कर दी गई 1985 में, जबकि सहायक उद्योग के लिए 45 लाख थी। इसी तरीके से आप देख सकते हो 1960 में ये सीमा 60 लाख थी और यहाँ पे ये सीमा 75 लाख है।
बाद में इसमें से 1970 में इसकी सीमा 3 करोड़ कर दी गई, 2000 में 1 करोड़ कर दिया गया और 2006 में इसको 25 लाख से लेके 5 लाख कर दिया गया, यानी काफ़ी बड़ा रेंज कर दिया गया। इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ किया गया भारत में जिसको बोलते हैं टिनी इंडस्ट्री। टिनी मतलब छोटे लेवल पे। अब ये जो टिनी इंडस्ट्री है अभी इनको ही हम सूक्ष्म उद्योग कहते हैं अभी वर्तमान में। और ये जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं इसमें जो निवेश सीमा है वो 2 लाख रुपए थी और 1991 में इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। लेकिन 2006 में एक्ट के माध्यम से एक एमएसएमई आया और इस एमएसएमई के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस अब करेंगे बच्चों। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को और सर्विस सेक्टर के उद्योगों को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि ये वो तो है जो उत्पादन करते हैं वस्तुओं का, इनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये किसका उत्पादन करती है, सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सर्विस सेक्टर हो गया। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कराना हुआ तो मैं भी एमएसएमई में रजिस्टर हो सकता हूं और उसमें मैं एक तरीके के सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर सकता हूं। हालांकि बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर करने के बाद ही मिलती हैं। उसके बारे में हम आगे वाले इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको जरूर याद रखना चाहिए, और ये वो क्राइटेरिया है जो 2006 में बनाया गया है और ज़रूर आप इसको लर्न कीजिएगा। हालांकि बाद में जो चेंज हुआ है वो भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुराना जो क्राइटेरिया है उसके तहत 25 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि 25 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी। और अगर स्मॉल इंडस्ट्री में तब कहलाएगी जब वो 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि 5 करोड़ से कम का। और मीडियम इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि वो 10 करोड़ से कम का हो। यानी कि ये तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए है। सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए ये लिमिट है, माइक्रो के लिए 10 लाख है, स्मॉल के लिए 2 करोड़ है और मीडियम के लिए 5 करोड़ है। तो बच्चों इससे हमें ये बात पता चलती है, पता होनी भी चाहिए कि सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को अलग अलग यूनिट माना गया। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया, और रिवाइज करके मोदी जी ने 2008 में एक नई चीज जोड़ दी गई, वो है टर्नओवर। अब देखिए टर्नओवर का मतलब है कुल आय। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को दोनों को कंबाइन कर दिया गया, जैसे पहले अलग अलग थे। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ तक की लिमिट, टर्नओवर दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर लिमिट है आपकी 10 करोड़ तक की, स्मॉल इंडस्ट्री में आओगे, और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है। मीडियम इंडस्ट्री में वो आएंगी जिसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपए तक का है और इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 20 करोड़ रुपए तक की है। तो बच्चों एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के या एमएसएमई उद्योगों को कई सारे फायदे हैं जो सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं, जिसमें से पहला है कि इनको बैंकों से लोन मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा सरकारी टेंडर बहुत आसानी से ये खरीद सकते हैं क्योंकि सरकारी टेंडर में ये बोली लगाने को इनको अधिकार मिलता है। टैक्स में भी छूट मिलती है बच्चों इनको कई प्रकार की, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा प्रमाण पत्र पर विशेष रूप से सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा जो मूल्य वरीयता में महत्व दिया जाता है। बैंकों से लिए गए लोन पर ब्याज की दर जो है उनको छूट मिलती है। इसके अलावा फ्री में सरकारी टेंडर उपलब्ध होता है, स्टैंप ड्यूटी में इनको छूट मिलती है, बिजली के बिल में छूट मिलती है, और आपको एक तरीके से कह सकते हो कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन सेक्टर इंटरप्राइजेज इनको आरक्षण मिलता है, और आईएसओ सर्टिफिकेट पे जो पैसा खर्च किया जाता है इन उद्योगों द्वारा वो रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा उत्पादन शुल्क में छूट मिलती है। तो ये तमाम तरीके के फायदे होते हैं लघु और कुटीर उद्योगों को। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि किस उद्देश्य से लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित किया गया, तो इसमें वित्त, कच्चे माल, श्रम, अनुमति आदि के मामले में इन कठिन परिस्थितियों में एमएसएमई की मदद करना, यानी इस मंत्रालय का ये काम है। इसके अलावा एमएसएमई को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करना, और उज्ज्वल एमएसएमई को वर्तमान में सामना कर रहे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सके, मतलब इस तरीके का उनको काम करना है। अब ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है तो बच्चों कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको, लेकिन बेसिकली मेन ये कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा एमएसएमई है उसको सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया गया एमएसएमई सेक्टर के बारे में। तो बच्चों अगर आप किसी एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया आप जरूर याद रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एमएसएमई के बारे में जितनी भी जानकारी की जरूरत होगी वो आपको काफ़ी कुछ मिल गई होगी। इसके अलावा हमारी वीडियो जो है वो आगे कंटिन्यू करेगी।
पार्ट 2 और पार्ट 3 में, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में तीनों पार्ट हम कंबाइन करके ही अपलोड करेंगे, और जो यूट्यूब होगा उसमें आपको केवल पहला पार्ट ही अपलोड होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आगे भी कंटिन्यू वीडियो आपको पहुंचाते रहें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।